वो क्षण आ गए हैं। प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में, मोदी मोदी खड़े होइए अपने स्थान से, खैर मकदम करिए, बहने भाई सब खड़े हो जाएं, जोर से मोदी। जोर से नारा लगना चाहिए इस ओर से उस छोर तक। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, वसुंधरा राजे जिंदाबाद। स्वागत है विश्व के सबसे बड़े और सबसे लोकप्रिय नेता, इस देश के मान और सम्मान को पूरे विश्व में क्षैतिज तक ले जाने वाले, देश के 125 करोड़ के दिलों की धड़कन प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी का। स्वागत है हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का। और अब मैं राजस्थान के अवाम की तरफ से निवेदन करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी को, पूरे इस जन समुदाय की तरफ से, आप राजस्थान की अगुवा हैं, देश के और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र जी मोदी का बुके देकर स्वागत करें। बुके दो ना। और मैं निवेदन करूंगा हमारे प्रदेश अध्यक्ष कुशल संगठनकर्ता सम्मान्य मदन लाल जी सैनी से, वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। और मैं आग्रह करूंगा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हम सब के बीच में ओम जी भाई साहब के नाम से जाने वाले ओम जी माथुर को, प्रधानमंत्री जी को कुसुमल पाक पहनाए। यह हमारी आन और मान की पाक पहनी है, प्रधानमंत्री जी ने को हमने पहनाई है। और मैं निवेदन करूंगा ओंकार सिंह जी लाखावत से कि वो प्रतीक चिन्ह के रूप में, और मैं आग्रह करूंगा सम्मानीय भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष सारस्वत साहब से कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। और मैं निवेदन करूंगा हमारे शिक्षा मंत्री वासुदेव जी का कि वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय का स्वागत करें। और इससे पहले कि मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय को अपने स्वागत भाषण के लिए बुलाऊं, एक बार मेरे साथ गगनभेदी नारों के साथ आवाज से आवाज मिलाएंगे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारत माता की। और मैं आग्रह करूंगा प्रदेश अध्यक्ष महोदय से अपने स्वागत भाषण के लिए। आज के इस जोरदार शानदार सभा में हम जिनको सुनने आ रहे, ऐसे एक साधारण परिवार में जन्म लेने वाले और गरीबों के उत्थान के लिए प्रधानमंत्री के रूप में जब शपथ ली तो उन्होंने कहा कि मैं इस देश के गरीब लोगों के लिए काम करूंगा। ऐसे हमारे देश के ही नहीं, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लोगों में जिनकी गिनती होती है,
ऐसे हिंदुस्तान के स्वाभिमान के प्रतीक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई जी मोदी, हमारी राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा जी, हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्यगण, प्रदेश मंत्रिमंडल के सदस्यगण, संगठन के सभी राष्ट्रीय और जिलाध्यक्ष तक के सभी पदाधिकारी, आज के इस मौके पर पृथ्वीराज की इस धरती पर जिन्होंने 26 वर्ष की अवस्था में आतताई और अत्याचार के खिलाफ 1100 में एक संघर्ष शुरू किया, और आप कल्पना करिए 26 वर्ष की आयु में 16 युद्धों में परास्त किया, आखिरी युद्ध में उनकी पराजय हुई, लेकिन जिसको 16 बार माफ किया, ऐसे व्यक्ति ने आखिरी बार में उनको जिस प्रकार से दर्दनाक व्यवहार किया, उनकी आंखों में गरम लोहे के सलाखे डाले गए। भला हो चंदवरदाई का, जिन्होंने शब्दभेदी बाण की बात करके और एक कार्यक्रम निश्चित किया, जिसके कारण से पृथ्वीराज चौहान ने जब बाण चलाया तो ठीक निशाने पर लगा, और गौरी ने कहा शाबाश के दी। उस आवाज पर बाण चलाने पर ठिठक रहे पृथ्वीराज को कहा चंदवरदाई ने, 8 बांस 16 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताहे ऊपर बैठे है सुल्तान, मत चूके चौहान। आज भी देश की वो स्थिति है। पृथ्वीराज के समय एक दूसरे प्रकार की लड़ाई थी, आज मोदी जी के सामने एक दूसरे प्रकार की लड़ाई है। मैं कहना चाहता हूं कि आज हिंदुस्तान के सभी छोटे मोटे दल एक होकर और मुकाबला करने की कोशिश कर रहे, एक हो रहे। लोगों को लगता होगा कि ये कुछ करेंगे, लेकिन हमेशा विरोध ताकत का होता है। अपने राजस्थानी में कहा है, कहलाने एकक बसत अहि मयूर ब्रगाग, जगत तपो बंसो कियो दीर्घ दाग निदाग। एक पेड़ के नीचे बैठे हैं, जन्मनाथ जिनकी शत्रुता है, ऐसा सांप और मोर बैठा है, बाघ और हिरण बैठा है। बाहर इसलिए नहीं जा सकते कि बाहर इतनी तेज धूप पड़ रही है कि बाहर जाने वाला जल जाएगा। आज विपक्ष के लोग जो एक हो रहे, होने की कोशिश कर रहे, उनको डर इस बात का है कि हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान के बाहर जिनकी प्रतिष्ठा है, ऐसे नरेंद्र भाई मोदी से मुकाबला करना सरल नहीं है। अकल अलग रहे तो सारे मारे जाएंगे। इसलिए सारे लोग मिलकर एक होने की कोशिश कर रहे, लेकिन ये बेमेल विवाह है, ये चलने वाला नहीं है। कोई किस ओर देखता है, कोई किस ओर देखता है। नरेंद्र भाई जी के इस समय में जो हमारे पूर्व के प्रधानमंत्री भीख का कटोरा लेकर जाते थे, अखबार में कहीं छपते थे तो लोग नहीं जानते थे, ऐसे जब नरेंद्र भाई दुनिया के देशों में जाते तो किस प्रकार से उनके नारे लगते हैं, उनका सम्मान होता है। और अमेरिका का जैसा देश जो कहते हैं कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, इंडियन प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर इज एक्शन प्राइम मिनिस्टर, जो निर्णय लेते हैं, जो एक्शन लेते हैं, जो काम करते हैं, इस प्रकार का कमेंट्स करने वाला अमेरिका है। मैं कहना चाहता हूं कि आज सारी जो स्थितियां बदल रही, ये देश की वो स्थितियां आ रही, लड़ाई का प्रारूप बदला होगा, लेकिन हम सब कार्यकर्ताओं का एक कर्तव्य, एक वोट की कीमत कोई जानता हो या नहीं जानता हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता एक वोट की कीमत क्या होती है इस बात को जानता है।
हम अटल बिहारी जी वाजपेयी की सरकार एक वोट के कारण से गई थी। मैं आज कार्यकर्ता भाइयों आपको सबको आह्वान करता हूं कि बहुत परिश्रम किया आपने आज तक इस पार्टी को इस मुकाम तक लाए। कभी 2 सदस्य लोकसभा में होते थे, उस समय नारा लगाते थे अगली बारी अटल बिहारी, समझौते की सरकार बनती थी। आज पूर्ण बहुमत की सरकार है। इसके लिए आप सब लोगों को राजस्थान के आने वाले इन चुनावों में, लोकसभा के 19 के चुनाव में परिश्रम की पराकाष्ठा करनी होगी और फैसला करना होगा कि मैं पार्टी के लिए कितना काम करता हूं। आपने बहुत काम किया है, दुनिया में आए हैं लोग चले जाएंगे, लेकिन याद वो रखते जाते हैं जो दुनिया में कुछ काम करके जाते हैं। इसलिए भाइयों, मैं एक शादी से आ रहा था, मैंने देखा सामने लड़का जरा आ रहा, मैंने पूछा कहां से आ रहे? बोले जिम करा रहा हूं। मैंने कहा न्योता डाला? हाँ, बोले मैंने न्योता डाल दिया। मैंने पूछा कितना रुपया डाला? बोला मैंने 21 रुपया दिया। मुझे लगता था 21 रुपये देने वाला तो ये नहीं है। मैंने दोबारा पूछा जोर देकर, तो बोला मेरे बुआ जी के 21 रुपये थे। मैंने कहा तुम्हारी बात बताओ, तुमने कितना रुपया दिया और बुआ जी का कितना है? तो उसने कहा मेरा तो 1 रुपया है और बुआ जी के 20 रुपये। कार्यकर्ता भाइयों, राज तो राजस्थान में भी बदलेगा, दिल्ली में भी हमारा राज आएगा, राजस्थान में भी हमारा राज आएगा, लेकिन फैसला इस बात का होगा कि इस पार्टी के लिए मैं 1 रुपये में शामिल होना चाहता हूं या मैं 20 रुपये में शामिल होना चाहता हूं। कार्यकर्ता भाइयों, आज समय इस बात का है कि मैं 20 रुपये दूं, मैं पार्टी के लिए समय दूं, और आप समय देंगे, अपने बूथ से शुरू करेंगे। आज यहां कार्यकर्ता आ रहे, बूथ मजबूत तो चुनाव मजबूत हो जाता है। मेरा बूथ कमल का बूथ, और हमने कहा है कि राजस्थान में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे और देश में 25 के 25 लोकसभा की सीटें हम प्राप्त करेंगे। और मेरे बूथ का हमने जो फैसला किया राजस्थान में कि 65% मतदान हम अपने इस बूथ पर और करवाएंगे, इस बात का निर्णय करते हुए हम सारे कार्यकर्ता यहां से ऊर्जा लेकर जाएंगे। मैं नरेंद्र भाई जी का बहुत बहुत आभारी हूं कि राजस्थान के इस चुनाव में बिगुल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 60 दिन की जो राजस्थान गौरव यात्रा की, उसका एक गौरवपूर्ण कार्यक्रम में आप हम सबको मार्गदर्शन देने के लिए पधारे। मैं केंद्रीय मंत्रिमंडल का भी बहुत बहुत आभारी हूं। मैं राजस्थान के मंत्रिमंडल के मंच पर जो विराजमान है, उन संगठन के अधिकारियों का, आप सामने बैठे वो कार्यकर्ता जिन्होंने इस पार्टी को यहां तक लाने में बहुत काम किया, बड़ा संघर्ष किया है, उनका भी बहुत बहुत आभारी हूं। एक बार फिर माननीय नरेंद्र भाई जी का मैं बहुत आभारी हूं कि उन्होंने बड़ा हमको समय देकर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए पधारे। मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि इस चुनाव में आपके मार्गदर्शन की हमको और जरूरत है। इसलिए अपने व्यस्ततम समय में से हमको आने वाले इस चुनाव में और आप मदद करें, आपके और कार्यक्रम बने। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आज का ये दिन विजय संकल्प का दिन है। हम सब लोग विजय संकल्प सभा में हैं। इस सभा से पहले हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने लगातार राजस्थान के अंदर 63 दिन तक राजस्थान गौरव यात्रा की है। राजस्थान गौरव विकास यात्रा के अंदर 4500 किलोमीटर चलकर मुख्यमंत्री जी ने 750 सभाएं की है और आज सब लोग हम उसके समापन पर हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा, यहाँ 53,000 बूथ है राजस्थान में, हर बूथ का अध्यक्ष यहाँ उपस्थित है। मैं बड़े आदर के साथ हमारी प्रभावी भावी और वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा जी से निवेदन करूंगा वो आए और अपनों को संबोधित करें। और आपसे निवेदन करूंगा जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। इस ओर से उस ओर तक ताली बजनी चाहिए।
हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मंच पर विराजमान हमारे सब केंद्रीय मंत्रीगण, माननीय राज्य सरकार के मंत्रीगण, भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय पार्टी के सब अधिकारीगण, भारतीय जनता पार्टी राज्य पार्टी के सब पदाधिकारीगण और पार्टी के उपस्थित सब अन्य सम्मानित गण, सब मेरे कार्यकर्ता बंधु और उपस्थित माताएं, बहनें, भाइयों, मेरे बुजुर्गगण, आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले मैं परम आदरणीय मंत्रीगण के साथ साथ आप लोग सबके साथ साथ परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रणाम करते हुए आदर के साथ अजमेर की इस पवित्र भूमि पर अभिनंदन करती हूं, उनका स्वागत करती हूं। सृष्टि के जो रचयिता हैं भगवान ब्रह्मा और हमारे महान सूफी संत ख्वाजा साहब, उनकी इस पवित्र धरती पर आज प्रधानमंत्री जी हम सब के बीच में आए हैं। ये हम सब का काम है कि हम सब उनको प्रेम से आदर के साथ यहाँ स्वागत करें और उनका जोरदार अभिनंदन करें। हाल ही में प्रधानमंत्री जी को यूनाइटेड नेशंस के अंदर सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ मिला था। अभी अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी यही बोल रहे थे और मैं आपको कहना चाहती हूं कि आपने बिल्कुल सही कहा कि अमेरिका जैसा देश भारत देश को आज मान रहा है और इस भारत देश को स्वाभिमान से अपने देश के अंदर बुलाता है। और हमारे प्रधानमंत्री सिर्फ एक देश के अंदर नहीं परंतु लगातार विदेश के अंदर अलग अलग देशों के अंदर बुलाए गए हैं, खुद भी गए हैं। और मैं समझती हूँ कि उन्होंने हमारे देश के गर्व और गौरव को बढ़ाने का काम भी किया है। और मैं और प्रदेशवासियों के साथ उनको बधाई देना चाहती हूँ कि आज पूरे देश को गौरवान्वित करने का काम उन्होंने जाके उन सब के बीच में किया है। ये हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी को आज आपकी इस भूमि पर मैं अभिनंदन करके बहुत बहुत स्वागत करना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री जी 50 महीने निकल गए और इसका कार्यकाल आपको देखने को मिला है। इतिहास के अंदर जिसको गोल्डन पीरियड कहते हैं, वो गोल्डन पीरियड आज हम लोगों को सबको देखने को मिला है। और मैं ये कहना चाहती हूं कि 50 साल कांग्रेस को मिले, कई दूसरी सरकारों को भी मिले, परंतु उसके अंदर जो 5 साल के अंदर हमने आज देखा है वो हमने पहले कभी देखने का काम नहीं किया था। मैं आपका अभिनंदन यहाँ करती हूँ और मैं कहती हूँ कि ये कुशल नेतृत्व से भारत विश्व में एक महाशक्ति के रूप में अब उभर के आया है, जिसकी वजह से हम सब गौरवान्वित हुए हैं। 5 साल पहले इस प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जिम्मेदारी दी थी। हम लोगों ने इसको मन से, इसको मेहनत से और सेवा करके, जनता के बीच में जाके, यात्राएं करके, उनकी बातों को सुन के उनको क्रियान्वित करने की कोशिश की, उनकी कठिनाइयों को सुलझाने का काम किया। हमने कोशिश की कि हमारे किसान समृद्धशाली बने। ये आपका एक बहुत बड़ा प्लैंक था। आपने ये हमसे कहा था कि हो सके तो हमें ये कोशिश करनी है कि किसान की आय अब दुगना हो जाए। इसके लिए हमने अपने लघु और सीमांत कृषक, उनको 50,000 रुपये का एक ऋण माफ करने का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया और उसके साथ साथ बड़े किसानों को भी अनुपातिक तौर पर ऋण माफी करने का और करके उनको भी लाभ देने का एक बहुत बड़ा काम किया। मैं सबको धन्यवाद देना चाहती हूं क्योंकि ऐसे 30 लाख लोग हैं जिनको इसका फायदा मिला और करीबन 9,000 करोड़ रुपए सब लोगों के बीच में बटे हैं। प्रधानमंत्री जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं क्योंकि आपका कार्यक्रम जो फसल बीमा का था
उस फसल बीमा का कार्यक्रम बड़ा सक्सेसफुल रहा पूरे राजस्थान के अंदर। और आज मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इनने करीबन 3000 करोड़ रुपया हमारे किसानों के बीच में बांटने का काम किया है। मैं मानती हूँ कि जब भी कोई खराबा होता था तो मुआवजे के ऊपर जो मुआवजा हम लोगों को मिलता था वो खराबे के ऊपर 50% पे हुआ करता था। मैं जब ओलावृष्टि हुई थी राजस्थान के अंदर आपके पास आई थी, आपने मेरी बात को सुना और बड़ी कृपा करके ये तय किया कि 50% को आप 33% खराबे में बदलने का काम करेंगे और 33% के ऊपर आप मुआवजा देने का काम करेंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद राजस्थान की जनता की ओर से आपको देना चाहती हूँ कि आपने ये काम करके हमारे गरीब किसान जिनको खराबे और नुकसान से निकलना पड़ रहा था उनको सशक्त करने का एक बहुत बड़ा काम किया। हमारी चरमराई बिजली की हालत जो हमको मिली थी उसकी व्यवस्था करने का काम हम लोगों ने किया। हमने उसको सुधारा, 40,000 करोड़ लगा के अलग अलग जगह के ऊपर, चाहे पोल हो, चाहे लाइन हो, चाहे आपके ट्रांसफार्मर्स हो, उन सब को ठीक करने का काम किया और बिजली की व्यवस्था को बदलने का काम हम लोगों ने किया। जहां बिजली नहीं मिला करती थी वहां अब 20-22 घंटे घरेलू बिजली मिलती है और किसानों को अपनी बिजली अच्छी तरह से मिल जाती है। हम चाहते हैं कि किसान को मुफ्त बिजली किसी हद तक मिले ताकि उनकी आय में और इजाफा हो। इस उद्देश्य से मैं आज आप सबके बीच में ये घोषणा करना चाहती हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र के सामान्य श्रेणी के कनेक्शन वाले सभी किसानों को निश्चित सीमा तक मुफ्त बिजली देने की योजना कल ही हमने शुरू कर दिया था। ये किसानों की आय को दुगुना करने की दिशा में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कदम है और मैं मानती हूँ कि इसका फायदा आप लोगों को क्षेत्र के अंदर, खेत के अंदर देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री जी, जब मैं यात्रा में गई थी तो कई जगह के ऊपर लोगों ने, किसानों ने मुझे रोका था और उन किसानों के बीच में जब मैं गई थी तो इन किसानों ने मुझे ये कहा कि पिछले 2 महीने से जो उतार चढ़ाव पेट्रोल और डीजल के अंदर हो रहा है उसके अंदर हमारी अगर कोई मदद हो जाती है तो हमको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। मुझे बड़ी खुशी है और मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने सबकी पीड़ा को समझते हुए पेट्रोल और डीजल के दाम को कम करने का एक बहुत बड़ा कदम उठाया। हमने भी वैट को 4% की कमी करके प्रदेशवासियों को राहत देने का काम किया और आज राज्य के अंदर पेट्रोल और डीजल करीबन 5.5 रुपए सस्ता हो चुका है, जिसका फायदा हमारे किसानों को आगे चल के मिलेगा। मैं समझती हूँ कि वो बहुत बड़ा एक राहत आप लोग सबने उनको दिया है। मैं धन्यवाद आपको देना चाहती हूँ क्योंकि मैं समझती हूँ कि आप पहले और अकेले प्रधानमंत्री हो जिन्होंने महिला की पीड़ा को समझने का काम किया। आपने समझा कि जब वो खाना बनाती है, जब लकड़ी लेके आती है तो अब उसको कितनी मुसीबत होती है। आपने उसकी पीड़ा को समझते हुए पहले प्रधानमंत्री हो जिसने उज्ज्वला की योजना को लागू करते हुए गैस कनेक्शंस पूरे देश के अंदर फ्री देने का काम किया। उसमें 40 लाख महिलाएं राजस्थान के अंदर आज फायदा ले रही हैं और मैं जहां भी गई यात्रा के अंदर लगातार मिलती गई, धन्यवाद देती गई और कहती गई कि जब आप जाओगे प्रधानमंत्री आपसे मिलेंगे तो प्रधानमंत्री जी को हमारी तरफ से भी हम इस योजना के बारे में जरूर आप कह देना ताकि उनको मालूम पड़े कि राजस्थान की महिला चाहे वो कितने छोटे से गांव में भी हो उनको ये फायदा मिला है और उस फायदा को वो याद रखेंगे। हमने पूरे प्रदेश के अंदर जल के संकट को संवारने की कोशिश की। हमने उसमें से किस तरीके से हम उभरे उसको ध्यान दिया। जहां पानी नहीं था वहां हमने पानी और पीने का शुद्ध पानी पहुंचाने का काम किया। चाहे वो नागौर हो जहां 4,000 करोड़ की बड़ी स्कीम नहीं, चाहे वो भीलवाड़ा क्यों ना हो, भीलवाड़ा के अंदर भी पीने का पानी अब चंबल की तरफ से हम लोगों ने पहुंचा दिया है। या फिर बाड़मेर हो जहां बाड़मेर स्कीम और पोखरन लिफ्ट जो फलसूंद है वहां तक पहुंचाने का काम हमने किया। आज अजमेर की भूमि में हम खड़े हैं और मुझे मालूम है कि अजमेर को कितना संकट हो रहा है। मुझे मालूम है कि अजमेर के लोग परेशान हैं क्योंकि इस बार जो बरसात हुई है उसकी वजह से बीसलपुर बांध जैसा भरता है वैसा नहीं भरा है। परंतु मैं
आप लोग सबको ये बताना चाहूंगी कि चंबल और ब्राह्मणी नदी का पानी लाने का बीसलपुर तक हम लोगों ने उसके ऊपर काम चालू कर दिया है और आने वाले समय के अंदर आप लोगों को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं हो। 37,000 करोड़ रुपए की ईस्टर्न राजस्थान कैनाल को हम लोगों ने ध्यान में रखा और 13 जिला लाभान्वित होंगे, ये हम लोगों ने सब लोगों को बताने की कोशिश की। मैं आपको बताना चाहूंगी सब लोगों को कि इसमें सबसे प्रमुख अजमेर होगा, जिसको पानी मिलेगा वो पानी भी आपके पीसलपुर में गिरेगा और वहां से अजमेर तक और आगे जाने का काम वहां से होगा। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं क्योंकि उनने कहा था पिछले बार कि वो सहानुभूतिपूर्वक इसके ऊपर विचार करेंगे और मुझे विश्वास है कि उनका आशीर्वाद अगर हमको मिल जाता है तो वैसे तो नौनेरा बराज का काम 1000 करोड़ का हमने चालू तो कर दिया है और विश्वास तो ये है कि हमको और मदद मिलेगी और हम जल्दी से जल्दी ये ईस्टर्न राजस्थान कैनाल को जमीन पे लाने का काम कर सकेंगे ताकि आपकी इस व्यवस्था को हम बना सकें। बीसलपुर बांध की ऊंचाई के लिए भी आपने बात की थी, मैं सबको ये भी आश्वस्त करना चाहूंगा कि उनकी ऊंचाई बढ़ाई जाएगी ताकि जल संग्रहण की क्षमता के अंदर भी बढ़ोतरी होगी। अजमेर शहर की पेयजल की व्यवस्था को ठीक करना है, ये बिल्कुल सही है क्योंकि मेरे से कल लोग मिले थे जब मैं यहाँ अजमेर आई थी, उनको मैंने सबको आश्वस्त किया कि इसकी व्यवस्था को बढ़ाने का काम करेंगे। अभी तक जो पानी है उसको सही तरीके से बांटने का काम करेंगे और साथ में 100 करोड़ रुपया अलग से दिया है ताकि उस 100 करोड़ रुपए से काम को भी अलग से जल्दी और शीघ्र पूर्ण करने का काम हम लोग कर सकेंगे। प्रधानमंत्री जी, आपका आशीर्वाद हमको मिला और इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। सालों से हम यमुना पानी की राह देख रहे थे। आज मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि आपने जो वो साइन करवाने का जो MOU साइन करवाया, उस MOU के द्वारा सीकर, चूरू और झुंझुनू जो फ्लोराइड का पानी पिया करते थे, आज उनको फ्लोराइड का पानी पीना नहीं पड़ेगा जब यमुना का पानी उनके क्षेत्र के अंदर आ जाएगा और वो बहुत ही जल्दी आने का काम हम लोग करवाएंगे। यमुना पानी मिलेगा और वो तीनों डिस्ट्रिक्ट्स को हम लोग उभारने का, पानी के संकट से उभारने का काम करेंगे। सड़क के तंत्र के अंदर 65,000 किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ जो कभी भूतो न भविष्य थे, ये पहली दफा हुआ है। इसके साथ साथ सभी पंचायतों के अंदर ग्रामीण गौरव पथ, पंचायत हेडक्वार्टर्स के अंदर ग्रामीण गौरव पथ को बनाने का काम हम लोगों ने किया है, जिसमें से करीबन 6,500 बन चुके हैं और जो बाकी बचे हैं वो भी आपके दिसंबर के अंत तक बन जाएंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ब्रह्मा महाराज का मंदिर पूरे दुनिया के अंदर सबसे यही है पुष्कर के अंदर, और मैं मानती हूं कि उनके इस मंदिर का विकास बहुत दिन से हम लोगों को करने की जरूरत थी। हमने इसको अपने हाथ में लिया, 25 करोड़ रुपया देके ब्रह्मा मंदिर का विकास करने का काम किया है और वो भव्य और बहुत ही सुंदर स्वरूप आपको आज ही लोकार्पित करने का हम लोग काम करेंगे। मैं विश्वास करती हूं कि उनका आशीर्वाद हमारे को, हमारे पार्टी को, हम सबको मिलेगा और इस प्रदेश को और इस क्षेत्र को और मजबूत बनाने में साबित होगा। देखिए, बिना ईश्वर के आशीर्वाद के, बिना संत महात्माओं के आशीर्वाद के प्रदेश कहीं नहीं जा सकता। इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए 625 करोड़ की लागत से 125 मंदिरों के 150 करोड़ की लागत से लोक संत, महापुरुष, लोक देवताओं के पैनोरामा बनाने का पूरे प्रदेश के अंदर हम लोगों ने काम किया है। महिला हमारी रीढ़ की हड्डी, हमारे समाज की रीढ़ की हड्डी, और हमने कोशिश की कि जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक उनको हम शक्तिशाली और अपने पैर पे खड़ा करने का काम करें। चाहे वो राजश्री हो जो जन्म से लेकर 12वीं पास तक 50,000 की सहायता पढ़ाई लिखाई में हमारी बच्चियों को करती है, उनको साइकिल, स्कूटी, लैपटॉप, छात्रवृत्ति, पालनहार, श्रमिक कार्डधारी से 55,000 और देके उनको आगे की पढ़ाई का काम, या भामाशाह योजना के अंदर घर में महिला को मुखिया बनाकर उसको आर्थिक रूप से सशक्त करने का काम, ये काम भी हम लोगों ने किया है। और अब स्मार्टफोन से हम महिलाओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं, क्योंकि वो जुड़ेंगी और सरकारी फ्लैगशिप या योजनाओं के साथ भी जुड़ने का काम उनके साथ हो जाएगा उस फोन के द्वारा, ताकि उनको ये मालूम होगा कि राजस्थान के अंदर क्या क्या काम हो रहे हैं जिसका फायदा वो उठा सकती हैं। सबसे बड़ी बात ये बात निकली
सब लोग, हमारी माताएं ने, बहनों ने मेरे को दौरे पे कहा कि हम चिंतित होते हैं कि जब हमारी बच्चियां स्कूल जाती हैं तो वो वापस घर आती हैं कि नहीं आती है। वो साइकिल पे जाती हैं, स्कूटियों पे जाती हैं, उनके सुरक्षा का हम सबको ध्यान रखने की ज़रूरत है। उसके ऊपर ध्यान रखते हुए राजस्थान सरकार ने 12 साल के कम उम्र की बच्चियों के ऊपर दुष्कर्म पर फांसी की सजा का कानून बनाकर, जिसमें 3 लोगों को फांसी की सजा सुनवाई गई है, ये काम हम लोगों ने कर दिया है। ये भी आपकी मदद के बिना नहीं हो सकता था। मैं प्रधानमंत्री जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि जब ये पास हुआ और पास होकर हमने उसको केंद्र सरकार पे भेजा तो आपने उसको तुरंत उसकी मंजूरी देने का काम किया, ताकि हम इसके ऊपर काम कर सकें और उसके ऊपर रिजल्ट लाने का काम भी कर सकें। शिक्षा को हमने महत्व दिया, और इस महत्व के साथ साथ जो राजस्थान 26वें कड़ी के ऊपर खड़ा था, आज दूसरी कड़ी के ऊपर आके खड़ा हो गया है, जो 5 साल के अंदर एक बहुत बड़ा काम हुआ। इसके साथ साथ 50 साल में प्रधानमंत्री जी 7 मेडिकल कॉलेज बने पूरे राजस्थान के अंदर। 5 साल के अंदर आपकी कृपा हुई, हम लोगों ने 7 मेडिकल कॉलेज बनाए और पहला बैच मेडिकल कॉलेज का निकल चुका है। मैं मानती हूं कि इन मेडिकल कॉलेजेस का बहुत बड़ा लाभ हमारे राजस्थान के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर होगा। आपका सपना स्किल ट्रेनिंग में देश में हम सबसे आगे हैं, और इस स्किल इंडिया को इंप्लीमेंट करने के लिए हमने 2 तो विश्वविद्यालय बना लिए और हजारों ITI पूरे राजस्थान के अंदर खोल दिया। वादा किया था पिछली सरकार जब बन रही थी, तब हमने कहा था कि हम 15 लाख लोगों को नौकरी देने का काम या आपको देंगे, और मैं आज ये कह सकती हूँ कि रोजगार मेलों के द्वारा, इन ITIs के द्वारा हम लोगों ने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर अलग अलग मेले कर करके और करीबन 15.5-16 लाख लोगों को प्राइवेट जॉब्स के अंदर मौका देने का काम किया है, उनको रोजगार मिला है। और इसके साथ साथ 2 लाख सरकारी नौकरियां मिली हैं और 1.25 लाख नौकरियां पाइपलाइन में हैं, तो 3.5 लाख ऐसी नौकरियां भी हमारे बच्चों को मिलने का मौका मिलेगा। परंतु यहां भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं, क्योंकि आपने मुद्रा का काम किया, और मुद्रा के काम के द्वारा आपने 44 लाख बच्चों को मुद्रा योजना के अंतर्गत लोनिंग का काम किया। मैं मानती हूं कि 44 लाख छोटा मोटा नहीं है। राजस्थान के 7.5 करोड़ जनता है, और आजकल के ज़माने के अंदर सब चीज़ कंप्यूटराइज्ड है, सबके नाम, सबके नंबर, सबके पते लिखे हुए हैं। तो पुराने ज़माने में जिस तरीके से हवा में बातें होती थी, अब ये कोई हवा में बात नहीं करता है। चाहे वो सरकारी नौकरी में है, चाहे वो प्राइवेट नौकरी में गया है, चाहे वो आपके 40-40.5 लाख को जिनको मिला है लोनिंग, वो सब पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड हैं। और मैं आपको ये कहना चाहती हूं कि पहली दफा 10 लाख तक का लोन उन लोगों को स्वरोजगार के लिए मिला। मैं बारंबार आपको धन्यवाद देना चाहती हूं, क्योंकि कहाँ 15 लाख थे, 15 लाख, 44 लाख और उसके साथ साथ 3 लाख ऐसे नौकरियों देने का इस सरकार ने अपने वादे को पूरा करने का काम किया है। इतने सारे आर्थिक चुनौतियों के बाद भी हम लोगों ने 4 लाख करोड़ रुपए का विकास का काम करवाया, और इन लोगों ने बड़ी मुश्किल से, अगर इनके कागज भी खंगालें तो 5 साल के अंदर मुश्किल से 1 लाख करोड़ का काम किया है। जब इनसे पूछा जाता है तो वो कहते थे कि हमारे पास तो पैसा नहीं है, पर मैं मानती हूं कि पैसे से ज्यादा इच्छा शक्ति की बात होती है। अगर इच्छा शक्ति होती है तो आज हमने भी चुनौतियों के सामने इस स्टेट को लिया था, परंतु हमने कभी नहीं कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है। और जहां लोगों ने मांगा, जहां जहां काम करने की जरूरत थी, वहां इच्छा शक्ति के साथ पैसा ढूंढ के लाने का काम हमने किया, और चाहे किसान हो चाहे महिला हो, उन सब की मदद करने में हम पीछे नहीं हटे। अभी मैं ये बताना चाहती हूं आपको कि एकदम से नेताओं में बयान देने की होड़ मची हुई है। कांग्रेस के नेता मालूम नहीं कहां कहां से निकल के आ रहे हैं। 4 साल तक तो कहीं दिखाई नहीं दिए, और एकदम से अभी पिछले 2-3 महीने से ये बाहर निकल के और कभी कोई प्रश्न पूछता है तो कभी कोई प्रश्न पूछता है। मुझे ये समझ में नहीं आता, क्योंकि विधानसभा के अंदर तो इनके नेता को मैंने पिछले बार भी और अब भी कभी नहीं देखा है। आए तो हमने नहीं देखा, हाँ छपे ये भी हमको मालूम है, परंतु छपाई उनके लिए
बाएं हाथ का खेल था। अंदर रहते नहीं थे हाउस में, ना कभी इन्होंने कमजोर वर्ग के लिए बहस में भाग लिया, ना कभी महिलाओं का, ना कभी युवाओं का, ना भी कहीं किसानों का, कहीं भी मुद्दा किसी का भी उठाने का काम नहीं किया, ना कभी सुझाव दिया, ना कभी हमने उनको देखा न सुना। मैं खाली ये देख रही हूँ कि चुनाव का मौसम आ गया है और चुनाव के मौसम में निकल के ये सब लोग आ गए हैं। हम जो बात कर रहे हैं उसको हमने धरातल पे उतारने का काम किया है। हमारे आंकड़े ही नहीं पर प्रदेश की जनता बोलती है। जहां जहां हमने गौरव यात्रा के अंदर लोगों के साथ बातचीत की है वहां भरपूर समर्थन मिला है और इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत कार्यकर्ता, जनता, सब पूरा परिवार, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं, क्योंकि आप लोगों ने अपने प्रेम और आशीर्वाद के अंदर कोई कमी नहीं छोड़ी। हम सब ने एक बहुत बड़ा सपना देखा था। हमने सपना देखा था कि एक सशक्त, समृद्ध और संपन्न राजस्थान हमारे सामने पैदा हो जाए, हम उसको खड़ा करें। और इसको साकार अगर हमको बनाना है तो हम जानते हैं कि हमको 36 के 36 कौम को साथ लेके चलना होगा, कंधे से कंधा मिलाकर हम लोगों को चलना पड़ेगा, तभी हम इन सपनों को पूरा कर सकेंगे और राजस्थान को अग्रणी प्रदेश बनाने का काम कर सकेंगे। हम सबको विश्वास है आदरणीय प्रधानमंत्री जी कि आपके कुशल नेतृत्व में और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में हम सब एक बार फिर राजस्थान में इतिहास रचेंगे और भाजपा की सरकार बना के ही छोड़ेंगे। सिर्फ यही नहीं, देश में भी आपके नेतृत्व में फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। यह विश्वास मेरे और हमारे मंच के ऊपर ही नहीं है परंतु पूरे लोगों के बीच में है। और इसीलिए मैं तो सब लोगों को इतना ही कहूंगी कि सब अपना हाथ ऊपर करके प्रधानमंत्री जी को विश्वास दें। एक जोरदार नारा मेरे साथ लगाएं, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, जोर से भारतीय जनता पार्टी, और एक राजस्थान का नारा, जय जय राजस्थान। आप सबको मेरा बहुत सारा प्यार और मेरा बहुत सारा धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी की जबानी राजस्थान के विकास की कहानी आपने सुनी और अब मैं निवेदन करूंगा मंचासीन हमारे नेतृत्व से एक बड़ी माला से प्रधानमंत्री जी का खैर मकदम करें, स्वागत करें। और अब वो क्षण आ रहे हैं जब देश और दुनिया के सबसे लोकप्रिय और इस हिंदुस्तान के मान और सम्मान को दुनिया में ऊंचाई तक ले जाने वाले हमारे प्रधानमंत्री श्रद्धेय आदरणीय नरेंद्र मोदी हम सबको संबोधित करें। प्रधानमंत्री जी, ये 53,000 बूथ से आए हुए कार्यकर्ता हैं, 53,000 बूथ से आए हुए बूथ कमेटियों के अध्यक्ष हैं। माननीय मोदी साहब आ रहे हैं, साहब को संबोधित करें, जोरदार मोदी। मंच पर विराजमान राजस्थान के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री बहन वसुंधरा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान मदन लाल सैनी जी, केंद्र में मंत्री परिषद के मेरे साथी श्री प्रकाश जावड़ेकर, अर्जुन राम मेघवाल, विजय गोयल, राजवर्धन राठौड़,
गजेंद्र सिंह शेखावत, पीपी चौधरी, सीआर चौधरी, राज्य सरकार में भिन्न भिन्न जिम्मेवारियां निभा रहे हमारे विधानसभा के अध्यक्ष श्रीमान कैलाश जी, भाई ओम प्रकाश माथुर जी, हमारे वरिष्ठ नेता गुलाब चंद जी, मंच पर विराजमान अन्य सभी महानुभाव, और इतनी भयंकर गर्मी में भी ये विशाल जनसागर ये उमंग, ये उत्साह, ये ऊर्जा आप लोगों ने राजस्थान के उज्जवल भविष्य की हस्तरेखा आज लिख दी है। वीर सम्राट पृथ्वीराज चौहान की यह धरती, राजा अजयराज की नगरी अजयमेरू, पुष्कर धामरिया पवित्र भूमि, जठे ब्रह्मा स्वयं विराजे हैं। वीर तेजाजी की भूमि, जठे जन्म्या कवि नागरीदास जी, जो किशनगढ़ को मान राखे हैं। सब लोग अटे इतनी घनी संख्या में पधार्या, वो देख मारो खूब जीव सोरो हो, ता सबड़ा ने मारो घणो घणो नमन। अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बता रहे थे कि आप चुनाव के समय भी हमें समय दीजिए। मैं प्रदेश अध्यक्ष जी को विश्वास दिलाता हूं, मैं वही नरेंद्र मोदी हूं जो कभी हमारे सैनी जी के साथ स्कूटर पर बैठकर के संगठन का काम किया करता था। और इसलिए देश और दुनिया के लिए मैं भले ही प्रधानमंत्री हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए तो मैं एक कार्यकर्ता हूं। और एक कार्यकर्ता के नाते पार्टी जब भी जो भी जिम्मेवारी मुझे देती है उसको जी जान से लग करके पूरा करने का मैं प्रयास करता हूं। आगे भी आप सब मिलकर के जितनी बार मुझे आने के लिए कहेंगे
जहां जहां जाने के लिए कहेंगे, अरे छोटे से बूथ की मीटिंग के लिए भी कहेंगे, ये कार्यकर्ता हाजिर है। हमारे यहां एक परंपरा है कि जब कोई यात्रा करके आता है तो परिचित, रिश्तेदार, जान पहचान वाले जो यात्रा करके आते हैं उनका स्वागत और उनको प्रणाम करने के लिए पहुंच जाते हैं। क्योंकि हमारे यहां मान्यता है कि जो यात्रा करके आता है वो बहुत पुण्य कमा के आता है, और जब हम उसके दर्शन करते हैं, उनके आशीर्वाद लेते हैं, तो वो पुण्य का कुछ हिस्सा हमारे भी नसीब आता है। मेरा आज सौभाग्य है कि 4-4.5 किलोमीटर की यात्रा करके राजस्थान के 7.5 करोड़ देवी देवता रूप नागरिकों को दर्शन करके, उनके आशीर्वाद लेकर के वसुंधरा जी जब यहां पधारी है, तो मेरा भी ये सौभाग्य है कि आज उनका स्वागत करने का, उनका सम्मान करने का, और मुझे भी इस पुण्य कार्य में शरीक होने का अवसर मिला। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं। ये यात्रा सरल नहीं होती है, और उसमें भी विरोधी दल में रह करके जो मर्जी पड़े बोलने की छूट होती हो, मानसिक संतुलन न हो, जहां जाए जो बोलना है बोल दिया, कोई पूछने वाला न हो, तब यात्रा बड़ी सरल होती है, तालियां भी बहुत बजती है। लेकिन 5 साल सरकार चलाने के बाद पल पल का पाई पाई का हिसाब देने के लिए जनता जनार्दन के बीच जाना, ये बहुत बड़ी जनता के प्रति समर्पण भाव के बिना संभव नहीं होता। और ये काम भारतीय जनता पार्टी जहां भी हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, कहीं पर भी जनता के बीच में जाकर के जनता के सामने अपना कार्य का हिसाब देना, भारतीय जनता पार्टी कभी भी मुंह नहीं छिपाती है। हम जानते हैं, और हमें झूठ बोलने की आदत नहीं है। हम लोग सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय काम करने वाले लोग हैं। वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने, दोस्तों आपके प्यार के लिए मैं आपका आभारी हूं। मैंने रजिस्टर कर लिया, आपके उत्साह को रजिस्टर कर लिया। जब आप कहेंगे तब आगे बोलना शुरू करेंगे, क्योंकि आप कार्यकर्ता हैं, आप मेरे मालिक हैं।
मैं आपका ये उत्साह उमंग मुझे भी नई ऊर्जा दे रहा है। मैं आपका सर झुका करके अभिनंदन करता हूं दोस्तों। हम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय इस मूलभूत सिद्धांत को लेकर के एक नई राजनीति को समर्पित लोग हैं। एक तरफ वोट बैंक की राजनीति का खेल, दूसरी तरफ सबका साथ सबका विकास, इस नई राजनीति का दायित्व। दोनों में आसमान जमीन का अंतर होता है। जो वोट बैंक की राजनीति करते हैं उनको कभी हिंदू मुस्लिम का खेल करने में मजा आती है, कभी अगड़े पिछड़े का खेल करने में मजा आती है, कभी ये जाति ये बिरादरी, वो जाति वो बिरादरी, कभी शहर कभी गांव, कभी अमीर कभी गरीब, कभी पुरुष कभी स्त्री, कभी बुजुर्ग कभी युवा। जहां मौका मिले टुकड़े करो, जहां मौका मिले दरार पैदा करो, जहां मौका मिले एक दूसरे के सामने कर दो, वो लड़ते रहेंगे और हम एक को गले लगा करके अपना चुनावी उल्लू सीधा कर देंगे। ये वोट बैंक की राजनीति का खेल चलता है दोस्तों। तोड़ना सरल होता है, जोड़ने के लिए जिंदगी खपानी पड़ती है, तब जाकर के जुड़ता है। हम जोड़ने वाले हैं। समाज के हर तबके को, समाज के हर वर्ग को। भूभाग भी कोई बहुत आगे निकल जाए, कोई भूभाग बहुत पीछे रह जाए, ये भी हमें मंजूर नहीं है। और इसलिए जब भी किसी को फुर्सत मिले, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की, हमारी कार्य संस्कृति का अगर लेखा जोखा करना है तो करके देखिए कि सबका साथ सबका विकास, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, इस मंत्र की ताकत क्या है, उसमें भारत के उज्जवल भविष्य का संकल्प कैसे प्रदर्शित होता है, कैसे मुखर करके आता है। और ये वोट बैंक की राजनीति सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं रहती। बड़े बड़े विद्वान बताने वाले अपने आप को कलम के धनी, घंटों तक डिबेट का सामर्थ्य रखने वाले लोग भी ये बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं कि उनको भी लगता है कि वोट बैंक की राजनीति सिर्फ चुनाव तक सीमित है। जी नहीं, ये पूरी व्यवस्था को तबाह कर देती है। वोट बैंक की राजनीति करने वाले दल अगर सरकार में बैठते हैं तो बाबुओं में भी, मुलाजिमों में भी, अफसर में भी, पूरी सरकारी कैडर को भी उस वोट बैंक के तहत बांट देते हैं और फिर उन्हीं को पद देते हैं। जिले के अंदर उन्हीं अधिकारियों को भेजते हैं जो उनकी वोट बैंक के समीकरण में फिट होते हैं और उसके कारण आधी सरकारी ब्यूरोक्रेसी, जब तक ये वोट बैंक वाली सरकार रहती है, आधी ब्यूरोक्रेसी सरकारी काम से दूर हो जाती है, ठंडे हो जाते हैं, दफ्तर में आते हैं, बैठते हैं, कहते हैं हमें कौन पूछता है। इसके कारण
शासन व्यवस्था को ऐसी दिमक लग जाती है, हर कोई दूसरे को शक के नजर से देखता है, हर कोई काम में अड़ंगे डालने के रास्ते खोजता है, हर कोई दूसरे को विफल करने में लगा रहता है और परिणाम वोट बैंक की राजनीति करने वाले सत्ताधीशों को चार चांद लग जाते हैं। लेकिन वो गरीब मुलाजिम, सामान्य परिवार से आया हुआ व्यक्ति, वो शासन के अंदर 5 साल के लिए एक प्रकार से अपने आप को कोसता रहता है कि मैं यहां कहां आ गया। और इसलिए कभी भी ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों को अब हिंदुस्तान के किसी भी कोने में कृपा करके मत घुसने दीजिए। जैसे अफसरों के तबादले में उनका वोट बैंक चलती है, वैसे पूरी पुलिस डिपार्टमेंट उसको जाति के रंग में रंग देते हैं। और इसके कारण शासन व्यवस्था हमेशा के लिए एक गंभीर बीमारी की शिकार हो जाती है। हम जब सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय इस मंत्र को लेके चलते हैं तो हम गवर्नेंस को, उसके उसूलों को बनाए रखने के लिए जी जान से जागृत प्रयास करते रहते हैं और तब जाकर के विकास की दिशा सही रहती है। जब बजट आवंटन करना होता है, कहीं रोड बनाना हो, कहीं नहर बनानी हो, कहीं तालाब बनाना हो, कहीं बिजली पहुंचानी हो, तो ये वोट बैंक की राजनीति करने वाले हिसाब लगाते हैं कि हमें वोट देने वाली जो बिरादरी है वो तो उस इलाके में है ही नहीं, तो फिर तय करते हैं उनके लिए बजट देने की जरूरत नहीं है, ऐसा नाम मात्र के खाका भर दीजिए, हमें तो उसी बिरादरी को धन आवंटन करना है जहां से भविष्य में वोट मिलेंगे। और इसलिए जो राज्य का सर्वांगीण विकास होना चाहिए वो नहीं होता है। दुर्भाग्य है 60 साल तक कांग्रेस ने देश में यही परंपरा पैदा की है, वरना ये देश, यहां के नागरिक छोटा सा भी अवसर मिल जाए अपने पुरुषार्थ पराक्रम से अपने क्षेत्र को, अपने गांव को, अपने कार्य को 4 चांद लगा देने की ताकत रखते हैं। लेकिन ये राजनीति कांग्रेस को मंजूर नहीं थी। और अभी वसुंधरा जी बता रही थी कि न उन्होंने उसके नेताजी को देखा, न वो विधानसभा में आए, न उन्होंने गरीबों के लिए कोई सवाल उठाया, न उन्होंने कोई बहस की। अरे वसुंधरा जी, आप उन पर इतनी नाराज क्यों होती हो? हिंदुस्तान में वो कहीं ऐसा नहीं करते जी, किसी भी राज्य में नहीं करते, क्योंकि उनको तो एक परिवार की आरती उतारो, उस परिवार की परिक्रमा करो, उनकी राजनीति चल जाती है। ये तो हम लोग हैं जो 7.5 करोड़ लोगों को परिक्रमा करने के लिए चले जाते हैं, उनकी चरण रज माथे पर चढ़ाते हैं, क्योंकि हम लोगों का हाईकमांड ये राजस्थान की 7.5 करोड़ की जनता है, उनका हाईकमांड एक परिवार है। अब आप कहोगे कि वो 7.5 करोड़ के लिए काम करे कि वो परिवार के लिए करे? ये राजस्थान को उनसे कोई अपेक्षा है क्या? ये परिवार की पूजा करने वालों से कोई अपेक्षा है क्या? ये परिवार की परिक्रमा करने वाले आपका भला करेंगे क्या?
वो उनका भला करने में से समय निकाल करके आपकी चिंता करेंगे क्या? सारे राजस्थान जानता है वसुंधरा जी, अब चिंता ही छोड़ दीजिए। भाइयों बहनों, वो बजट आवंटन में भी इसी प्रकार का खेल करते हैं और बाद में उनकी वोट बैंक को सुलभ हो वहां बजट देते तो है, लेकिन बाद में अपनी राजनीति को बचाए रखने के लिए वहां जो सरफरे लोग होते हैं, दबांग लोग होते हैं, वो फिर शुरू हो जाते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट तो मेरे भतीजे को मिलना चाहिए, ये ठेका मेरे मामा के बेटे को ही मिलना चाहिए। और वोट बैंक की राजनीति में ये जो दबे हुए लोग हैं, उन्हीं के भरोसे जीने वाले लोग फिर बजट भी ऐसे लोगों के हाथ में दे देते हैं जो विकास का काम करे या न करे, कागज पर रिपोर्ट बन जाती है, रुपये चोरी हो जाते हैं, देश इसी के कारण बर्बाद हुआ है। आप बताइए, क्या फिर से राजस्थान की धरती पर, क्या फिर से हिंदुस्तान में कहीं पर भी इस प्रकार की विकृतियों को प्रवेश देना है क्या? उनको फिर से घुसने देना है क्या? समाज को तोड़ने देना है क्या? भाई भाई के बीच में दीवार पैदा करने देनी है क्या? जो रास्ता प्रगति का पकड़ा है उससे फिर से एक बार तबाही के रास्ते पर जाना है क्या? भाइयों बहनों, बड़ी मुश्किल से 60 साल के बाद देश ने एक दिशा पकड़ी है। अब किसी भी हालत में उनको फिर से यहां देखने का भी मौका नहीं देना है। मैंने एक बार सार्वजनिक रूप से कहा था, लोकतंत्र का भला इसमें है कि जागरूक विरोधी दल हो, जनता को समर्पित विरोधी दल हो, जनता के हर सवाल को लेकर के संवेदनाओं के साथ सरकार को सजग रखने का काम करता हो, जनता की भलाई में कामों में गति आए उसके लिए नए नए सुझाव देता हो, सत्ता दल और विरोधी दल के बीच में जनता की भलाई के कामों के लिए एक तीव्र स्पर्धा होती हो। लेकिन दुर्भाग्य है, जो लोग 60 साल तक सत्ता में विफल गए, वो विरोधी दल के रूप में भी बुरी तरह विफल गए। अध्ययन करना नहीं, ऐसा तो नहीं है कि सरकार चलाते समय कोई कमी नहीं रहती है, ऐसा तो नहीं है कि सरकार चलाते समय दो अपेक्षाएं अधूरी नहीं रहती है, हम तो स्वीकार करते हैं, लेकिन वो मेहनत नहीं करते हैं और इसलिए उनको झूठ का सहारा लेना पड़ता है, झूठी बातें बोलनी पड़ती हैं, अनाप शनाप भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। वरना हकीकतों के आधार पर हम कहते हैं कि आप इतने रास्ते पहले बनाते थे, हम इतने बनाते हैं, आइए हो जाए बहस, वो भाग जाते हैं, नहीं उसकी बहस नहीं करेंगे। भाइयों बहनों,
मैं देख रहा था वसुंधरा जी, उनको समय तो ज्यादा नहीं मिला, 10 मिनट में उन्होंने भाषण अपना पूरा किया, लेकिन इतने कम समय में उन्होंने जो उपलब्धियां बताई, ये उपलब्धियां सुनने के बाद अगर मैं राजस्थान का मतदाता होता तो सबसे पहला काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बना देता। आखिरकार सरकार का काम है सामान्य मानवी की जिंदगी में सुविधाएं पैदा करना, उसकी आवश्यकताओं को पूर्ति करना, और हमने एक के बाद एक हमने इस काम को पूरा करने का प्रयास किया है। आप देखिए, आज कोई कल्पना कर सकता है कि बिजली के बिना कोई जिंदगी जी सकता है? भाइयों, अगर घर में भी एक रात बिजली चली जाए और मोबाइल फोन चार्ज न हुआ हो तो आप सो पाते हैं क्या? आप मोबाइल फोन लेकर के कहीं और भागते हैं कि नहीं? अरे यार चार्जिंग करा दो, ये होता है कि नहीं होता है? बिजली के बिना कोई जिंदगी नहीं काट सकता, ये स्थिति है। लेकिन ये कांग्रेस की कृपा देखिए, इतने सालों के शासन के बाद भी जब वसुंधरा जी आई, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का अवसर मिला, राजस्थान में 13 लाख परिवार ऐसे थे जो 18वीं शताब्दी में अंधेरी जिंदगी में जीने के लिए मजबूर थे। हमने बीड़ा उठाया, पहला हिंदुस्तान के हर गांव में बिजली पहुंचाएंगे, और पिछले साल बीड़ा उठाया हर घर में बिजली पहुंचाएंगे। और मैं वसुंधरा जी को बधाई देता हूं कि भारत सरकार के इस कार्यक्रम को उन्होंने बड़ी जीवटपूर्वक राजस्थान में लागू किया, और करीब 13 लाख परिवारों को बिजली पहुंचाने का काम पूरा कर दिया। भाइयों बहनों, ये काम छोटा नहीं है। सामान्य मानवी की जिंदगी में बदलाव लाना, और अब भी जिन परिवारों में अभी बिजली पहुंची नहीं है उसके लिए भी राजस्थान सरकार जी जान से जुटी हुई है, और भारत सरकार पूरी तरह उनको सहयोग कर रही है। और हमने तय किया है महात्मा गांधी के 150वें जन्मदिन समारोह तक हिंदुस्तान में एक भी परिवार 18वीं शताब्दी में जीने के लिए मजबूर नहीं होगा, उसके घर में भी बिजली होगी। भाइयों बहनों, यहां जो द्रव्यवती नदी 17 करोड़ रुपीस का रिवर फ्रंट का काम, मैं जरूर मानता हूं कि टूरिज्म के लिए हिंदुस्तान की एक प्रकार से राजस्थान राजधानी है। देश और दुनिया के टूरिस्ट राजस्थान की ओर खींचे चले आते हैं। यहां की मरुभूमि भी इसलिए उनको आकर्षित करती है क्योंकि यहां के नागरिकों का आदर सत्कार का जो भाव है
उसको वो अनुभव करता है और इसलिए दुनिया खींच करके चली आती है उसको बढ़ाने के लिए। आज जैसा वसुंधरा जी अब यहां से पुष्कर जा रही है, पुष्कर का विकास वो हिंदुस्तान के तीर्थयात्रियों के लिए, दुनिया में आध्यात्मिक खोज से निकले हुए लोगों के लिए एक बहुत बड़ा श्रद्धा का केंद्र है। और उसके पीछे उन्होंने जो मेहनत की है, वो मेहनत एक स्थान का विकास नहीं है, वो राजस्थान की अर्थव्यवस्था के विकास का एक ऊर्जा केंद्र बन रहा है और जो बहुत बड़ा फायदा करने वाला है। भाइयों बहनों, मैं पिछले हफ्ते भी राजस्थान आया था। लेकिन मैं वो भारत सरकार के कार्यक्रम के तहत आया था। हमारी तीनों जल सेना, थल सेना, वायु सेना, इनकी एक महत्वपूर्ण मीटिंग के लिए मैं आया था। लेकिन जिनको भारतीय जनता पार्टी की प्रगति से परेशानी होती है, उन्होंने लिख दिया मोदी बिगुल बजाएंगे चुनाव का। लेकिन वहां मुझे सर्जिकल स्ट्राइक के 2 साल पूर्ण होने पर पराक्रम पर्व मनाने का अवसर मिला। जोधपुर की धरती पर अवसर मिला, ये वीरों की भूमि पर अवसर मिला। लेकिन भाइयों बहनों, आज भी हम सब पृथ्वीराज चौहान के पराक्रम को याद करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं कि नहीं करते हैं? पृथ्वीराज चौहान को याद कर करके हमें प्रेरणा मिलती है कि नहीं मिलती है? हमारे रोंगटे खड़े होते कि नहीं होते हैं? वीरता का भाव पैदा होता कि नहीं होता है? हमारे में से किसी ने पृथ्वीराज चौहान को देखा था क्या? नहीं देखा था। लेकिन हर राष्ट्र के जीवन में त्याग, तपस्या, वीरता, संवेदना, करुणा, दया, ममता, ये सद्गुणों की घटनाएं पीढ़ी दर पीढ़ी प्रेरणा देती रहती है। और इसलिए हर पीढ़ी का दायित्व होता है कि ऐसी घटनाओं का बार बार स्मरण किया जाए, समयानुकूल उसमें से अच्छी चीजों को लेकर के आगे जाने का संकल्प किया जाए। सर्जिकल स्ट्राइक मेरे देश के वीर जवानों का बहुत ही बड़ा पराक्रम था। दुश्मन के दांत खट्टे करने की ताकत मेरे देश का जवान रखता है। कौन हिंदुस्तानी होगा जिसको हमारे इन वीरों के प्रति गर्व न हो? क्या हो गया है कांग्रेस पार्टी को? क्या राजनीति ने आपको इतना नीचे धकेल दिया है कि पहले आपने सर्जिकल स्ट्राइक की बेइज्जती करने की कोशिश की, मेरे वीर जवानों के पराक्रम को लांछन लगाने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ा, और अब जब उसका पराक्रम पर्व करके वीर गाथा को याद करके देश की युवा पीढ़ी को प्रेरणा मिल रही थी, तो आपको उसमें भी गंदी हरकतें करने से आप बाज नहीं आए? शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों से, शर्म आनी चाहिए ऐसी राजनीति से, शर्म आनी चाहिए ऐसी सोच से। और इसलिए भाइयों बहनों, देश का किसान हो, देश का जवान हो, मैं देख रहा था वसुंधरा जी किसानों के लिए किए कामों की बातें कर रही थी, यहां से तालियां बंद नहीं हो रही थी भाई। और भारत सरकार ने भी, मैं जरा कांग्रेस के वालों से पूछना चाहता हूं,
ये देश के किसानों की एमएसपी के लिए मांग कितने सालों से थी भाई? और आपको कौन रोक रहा था? क्यों नहीं किया आपने? क्या तकलीफ हुई आपको? लेकिन आपको परवाह नहीं थी, किसानों की चिंता नहीं थी। हमने वादा किया था कि लागत का 1.5 गुना हम किसानों को एमएसपी देंगे। हमने ये वादा पूरा किया है। और आपको तकलीफ ये नहीं है, आपको तकलीफ ये है कि मोदी ने कर कैसे दिया। अब मोदी के खिलाफ बोलेंगे क्या? दिन रात उनको इसी की चिंता रहती है। अरे आप परवाह क्यों करते हो? आप तो दिन रात सुबह उठते ही आप झूठ मैन्युफैक्चर कर देते हो। आपको क्या तकलीफ है? और आपका झूठ आपको जीने की ताकत दे रहा है। जीते रहो, ये झूठ में ही जीते रहो। 100 साल जीते रहो, जहां हो वहां जीते रहो। भाइयों बहनों, आज हमने एमएसपी का इतना बड़ा निर्णय, कोई कल्पना कर सकता है? इस एमएसपी के कारण अगर उसका मैं हिसाब लगाऊं तो हिंदुस्तान का किसान का करीब करीब 62,000 करोड़ रुपया उसको अतिरिक्त आय होने वाली है। एक्स्ट्रा इनकम। जो कांग्रेस का शासन होता तो उनके जेब में इतने पैसे नहीं जाते। ये भाजपा सरकार है, किसान के जेब में 62,000 करोड़ रुपया अधिक जाने वाला है। और एक बार नहीं, हर फसल के बाद जाने वाला है। हर साल खेती की सीजन पूरी होने के बाद जाने वाला है। उपरांत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, वसुंधरा जी बता रही थी, अकेले राजस्थान में 3,000 करोड़ रुपया फसल बीमा का प्राप्त हुआ। अगर मोदी ने 1,000 करोड़ का भी पैकेज दिया होता किसानों को तो हेडलाइन बन जाती। अकेले राजस्थान में 3,000 करोड़ रुपया फसल बीमा का मिल जाए, ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना होती है। लेकिन भाइयों बहनों, कुछ लोगों को देश की प्रगति में विश्वास नहीं है, विकास में उनका विश्वास नहीं है। उनको तो तोड़फोड़ की राजनीति, अपनी दुकान चलती रहे, किसी की कृपा से अपना गुजारा चलता रहे। और इसलिए बोलने वाले भी और उनके गांजे बजे बजाने वाले भी, ये सारी टोली विकास के मुद्दों पर चर्चा करने की हिम्मत नहीं करती है। भाइयों बहनों, मैं विश्वास से कहता हूं, हमारी दिशा सही है, हमारी नीति स्पष्ट है, हमारी नीयत पर कोई शक नहीं कर सकता है। और जिस दिशा में जा रहे हैं, हम मेहनत करने में कोई कमी नहीं रखते, जी जान से जुटते हैं। क्योंकि हमारे लिए ये 125 करोड़ का हिंदुस्तान, 125 करोड़ देशवासी, यही हमारा परिवार है। उन्हीं का कल्याण, इसी में हमारा जीवन का संतोष है। और उसी बात को लेकर के हम आगे चल रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी माताएं बहनें, सरकार में काम करने वाली बहनें, मैं उनको जरा याद दिलाना चाहूंगा, आज सरकार में भी 30% के करीब महिलाएं काम कर रही हैं। करीब करीब सब विभाग में, और शिक्षा में और आरोग्य में तो और ज्यादा महिलाएं काम कर रही हैं। दुनिया के अमीर से अमीर देशों ने जो काम नहीं किया है, दुनिया के
सुखी संपन्न देशों ने जो काम नहीं किया है, दुनिया के फॉरवर्ड मानने वाले देशों ने काम नहीं किया है, ऐसा गरीब देश, दुनिया जिसको पिछड़ा देश मानता है, उस हिंदुस्तान ने करके दिखाया है। क्या किया है मालूम है आपको? कोई चर्चा ही नहीं कर पाए। हमारी सरकार में काम करने वाली बहनें, उनको प्रसव के समय जो छुट्टी मिलती है डिलीवरी के टाइम पे, वो पहले बहुत कम मिलती थी, और इसलिए जब बच्चे को मां की जरूरत होती थी तब मां दफ्तर चली जाती थी, काम के लिए जाना पड़ता था। एक ऐसी प्रगतिशील सरकार है, शासन में बैठी हुई सभी बहनाओं को मैं याद कराना चाहता हूं, ये ऐसी प्रगतिशील सरकार है कि हमने डिलीवरी की छुट्टी 26 हफ्ते कर दी, 26 हफ्ते कर दी, 6 महीने, ताकि बच्चे का मां के नाते वो लालन पालन कर सके और पगार के साथ उसकी आय चालू रहेगी। ये बड़ा प्रगतिशील निर्णय है। समाज के हर तबके के लिए सबका साथ सबका विकास, इसको मिलेगा उसको नहीं मिलेगा, ये खेल हमारा नहीं है। और एक तरफ शासन में काम करने वाली हमारी बहनों को इतना बड़ा अधिकार दिया, तो दूसरी तरफ 3 तलाक के कारण जिनकी जिंदगी तबाह हो जाती थी, उन बहनों को सुरक्षा देने के लिए हम कानून लाने का काम किया, और हमने कानून लाया। हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते हैं। अगर हम महिला की बात करते हैं तो सभी महिलाओं के साथ समान व्यवहार होना चाहिए, हिंदू मुसलमान भेद नहीं होना चाहिए। हम भेद के खिलाफ हैं। बलात्कार, मैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों को, विशेषकर वसुंधरा जी को, शिवराज जी को इस बात के लिए बधाई देता हूं। भारत सरकार ने ये बलात्कारी प्रवृत्ति करने वाली राक्षसी मनोवृत्ति वाले लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कदम उठाने का हमने कानून बनाया। फांसी की सजा के सिवाय कुछ नहीं। और मुझे इस बात का संतोष है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश पिछले कुछ महीनों में कानून बनने के बाद कभी 1 महीने में सजा हो गई, कभी 2 महीने में हो गई, कहीं पर 5 दिन में सजा हो गई और फांसी की सजा हो गई। अब हमारा काम है कि सजा हो गई है फांसी की, इस बात को प्रचारित करें ताकि उस राक्षसी मनोवृत्ति के लोगों को भय पैदा हो। जितने घंटे बलात्कार की बातें होती हैं, उससे 10 गुना ज्यादा फांसी की बात होनी चाहिए, ताकि अपने आप इस प्रकार की विकृत राक्षसी लोगों को सबक सीखने का मौका मिलेगा। भाइयों बहनों, इन चीजों को करने के लिए समाज के प्रति समर्पण का भाव लगता है। राजनीति में हिम्मत के साथ निर्णय करने की ताकत लगती है, और ये ताकत दिखा करके हमने काम किया है। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री आवास योजना, हम टुकड़ों में नहीं सोचते हैं, हम चीजों को पूर्णता के साथ सोचते हैं। और पूर्णता के साथ सोचते इसके कारण हमने ये भी निर्णय किया, घर तो पहले भी मिलते थे, 2 साल 3 साल के बाद उन घरों का क्या हाल होता था। हम पूरे संपूर्ण आवश्यकताओं को ध्यान में करते हैं। घर देते हैं, बिजली देते हैं, नल देते हैं, नल में जल देते हैं, शौचालय देते हैं, गैस का कनेक्शन देते हैं। एक प्रकार से परिवार के जीवन स्तर में
तुरंत बदलाव आए, उसके लिए आवश्यक सारी बातें उसके साथ जोड़ देते हैं। हम टुकड़ों में नहीं, पूर्णता पर विश्वास करते हैं। पहले तो क्या था, पहले जमीन का टुकड़ा देंगे, एक चुनाव जीतेंगे, फिर घर का शिलान्यास होगा, दीवार 2-4 फीट ऊपर आ जाए, दूसरा चुनाव जीत लेंगे, फिर मकान बन जाएगा, तीसरा चुनाव जीत लेंगे, फिर गैस की बातें करेंगे, चौथा चुनाव जीत लेंगे, फिर बिजली की बात करेंगे, 5वां चुनाव। सब चीजें 5 चुनाव के हिसाब किताब में हमने इस परंपरा को तोड़ दिया है। उस परिवार को सब कुछ मिलना चाहिए, एक साथ मिलना चाहिए, हो सके उतना जल्दी मिलना चाहिए, चुनाव का इंतजार नहीं करना चाहिए। हम टुकड़ों में सोचने वाले लोग नहीं है, हम संपूर्णता को लेकर के चलने वाले लोग हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, हम उस दिशा में काम करते हुए आगे जब बढ़ रहे हैं, तब मैं जब आज यहां वसुंधरा जी ने एक बात से का उल्लेख किया, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बाद कोई भी बड़ी सिंचाई और पेयजल परियोजना की नींव नहीं रखी गई। मुझे पता है कि राजस्थान में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना की मांग काफी समय से उठ रही थी, और जब मैं जुलाई में जयपुर आया था, तब भी मैंने इसका जिक्र किया था। साथियों, भारत सरकार द्वारा बहुत गंभीरता के साथ इस योजना का तकनीकी अध्ययन कराया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट से जुड़े सारे पहलुओं का लेखा जोखा करने के बाद पूरी संवेदनशीलता के साथ हम इस पर फैसला लेंगे और चंबल बेसिन की नदियों पर आधारित इस परियोजना से राजस्थान की 2 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। इतना ही नहीं, इस परियोजना से अजमेर, जयपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, झालावाड़, बांरा, कोटा, बूंदी, टोंक, अलवर, भरतपुर और धौलपुर यानी 13 जिलों में रहने वाली राजस्थान की 40% जनता को पीने का मीठा पानी भी मिलेगा। भाइयों बहनों, ये दिल्ली में बैठे हुए पंडितों को पता नहीं चलेगा, राजस्थान अपनी परंपरा बदलने जा रहा है। पहले राजस्थान की परंपरा बनी गई थी और लोगों ने मान लिया था कि एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी। अब राजस्थान ने फैसला कर लिया है, फिर एक बार बीजेपी। और मैं विश्वास दिलाता हूं, आपका ये जुस्सा, उमंग, इस संकल्प को लेकर के जाइए। हर बूथ कमल बूथ, हर बूथ सबल बूथ, मेरा बूथ सबसे मजबूत, इस संकल्प को लेकर के चलेंगे। मैं नहीं मानता हूं अगर हम बूथ जीत गए तो चुनाव हारने के लिए कोई रास्ता नहीं है, और बूथ जीत गए भाइयों बहनों, चुनाव जीतना पक्का होता है। और इसलिए देखिए, प्रकृति भी हमारा साथ देने के लिए आई है, विजय की आंधी भी चल पड़ी है। राजस्थान की धरती में
जब धरती माता आशीर्वाद देने आती है तो विजय निश्चित हो जाता है और इस विजय को लेकर के आगे बढ़े, पूरे संकल्प को साकार करने के लिए चल पड़े। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके प्रति हृदय से आभार कि आपने यहाँ पधार कर आज इस विशाल जनसभा को संबोधित किया। कल माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमें इस प्रकार की तैयारियों में मार्गदर्शन किया, उनके प्रति आभार। हमारे राष्ट्रीय नेताओं का माननीय वी सतीश जी, माननीय खन्ना जी और माननीय चंद्रशेखर जी ने मार्गदर्शन किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब कार्यकर्ताओं ने परिश्रम किया, इसलिए धन्यवाद। दरगाह कमेटी ने हमको स्थान उपलब्ध कराया, इसके लिए धन्यवाद। और यदि कोई कमी रह गई है तो वो कमी मेरी होगी, हमारी होगी। आप सब कार्यकर्ताओं ने बहुत प्रयास किया। अखबार वालों ने पूछा था सभा कैसी होगी, हमने कहा अजमेर की सबसे बड़ी सभा होगी। इस बड़ी सभा के लिए आपको बधाई, धन्यवाद। कदमों